हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया था बीच में। गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज oogenesis स्टार्ट करने वाले हैं। समझते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो कि NCERT की लैंग्वेज को फॉलो करके हमें अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल जाके देखें तो अच्छे ऑथर्स जितने भी हैं, टॉर्टोरा वगैरह, जितने भी बाकी के ऑथर्स हैं, फॉरेन ऑथर्स जिनकी बुक्स हम मेडिकल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, मेडिकल फिजियोलॉजी की किताबें जितनी भी हैं वो NCERT की लैंग्वेज फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है? तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग जो है NCERT की लैंग्वेज ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नीट के क्वेश्चन उसी लैंग्वेज से आते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ oogenesis now as we all know that what is O word over here is going to represent the secondary oocyte, ठीक है? इसका मतलब हो जाता है secondary oocyte और genesis का मतलब होता है formation। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि oogenesis simply means that secondary oocyte का formation यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग समझने वाले हैं। या गैमीट में अगर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस को क्या बोलते होंगे? oogenesis, राइट? oogenesis का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जब तक आप लोगों को इमेजिनेशन नहीं होगा कि चीजें किस तरीके से आगे प्रोसीड ऑन हो रही हैं, आप लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप एक प्रॉपर फ्लो चार्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है? इसीलिए मैंने सोचा हुआ है कि क्योंकि हमें NCERT के टेक्स्ट को बहुत ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ना है, मैं पूरा का पूरा oogenesis का जो डायग्राम बन सकता है, बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द NCERT टेक्स्ट, मैं आप लोगों को बना के दूंगी आज, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर पूरा एक एक चीज को समझेंगे किस प्रकार से oogenesis होता है। अब मैं बता देती हूँ, oogenesis और spermatogenesis जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेसेस गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? लेकिन हमें एक पॉइंट बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, वो ये है कि oogenesis is a very different procedure when compared to the spermatogenesis, ठीक है? Where there are many factors which are going to differ in these two processes. अलग अलग तरीके से हो रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन, मेल में अलग तरीके से हो रहा है, फीमेल में अलग तरीके से हो रहा है, और प्रोसीजर्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। हालांकि जो फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसको हम गैमीट बोलते हैं। उस केस में भी, इस केस में भी गैमीट, उधर स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होता है, इधर oocyte भी हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी oocyte, परंतु बनने की प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, ठीक है? तो वो सारी की सारी बारीकियां भी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत अच्छा विजुअल दिख रहा है, ये बेसिकली ओवरी का स्ट्रक्चर, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर रप्चर होके आया, ठीक है? और देखो किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे इसको कैच कर रहे हैं, अपने अंदर लेके जा रहे हैं, ऐसे कुछ ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है? वॉल्केनिक इरप्शन टाइप लग रहा है, और थोड़ा सा ब्लड लीकिंग भी होते हुए दिखा। डेफिनेटली अगर कोई स्ट्रक्चर ओवरी का रप्चर हो रहा है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है तो ब्लड लीकिंग भी होता है। तो ये सब बातें हम लोग अभी इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है? तो पॉइंट समझते हैं पहले। तो जैसे मैंने कहा कि oogenesis और spermatogenesis में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो वो डिफरेंस क्या होता है और क्यों होता है, ये देखते हैं। कुछ एक पॉइंट से समझाती हूँ, मैं तुमको लिख के दे देती हूँ यहाँ पर। देखो, हम अगर देखें कॉन्टेक्स्ट मेल का और अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट फीमेल का, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है, ठीक है? ये जब प्यूबर्टी में एक बार चालू हो जाता है प्रोसीजर स्पर्म फॉर्मेशन का, तो ये उनके लाइफ टाइम चल सकता है, मतलब कि अप टू डेथ वी कैन से। स्पर्म फॉर्मेशन कैन प्रोसीड फ्रॉम प्यूबर्टी अप टू डेथ ऑफ एनी इंडिविजुअल मेन, ठीक है? परंतु फीमेल्स में दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम केस। प्यूबर्टी पे बिगिनिंग हो जाती है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन की, लेकिन अब इसमें और भी ट्विस्ट आएंगे, ठीक है? लेकिन ये जो है ये डेथ तक नहीं चलता। तो फिर हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर गिवन एज आती है जब तक ये गैमीट फॉर्मेशन फीमेल्स में हो सकता है, और उस पर्टिकुलर एज के आने के बाद में फीमेल्स के अंदर फर्दर गैमीट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और इसीलिए हम लोग बोल देते हैं स्टॉपेज हो गया है। किसका स्टॉपेज हो गया है? हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte बनने की प्रोसीजर का स्टॉपेज हो गया है। सेकेंडरी oocyte बनने की प्रोसीजर एक साइक्लिक इवेंट है और उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए जब ये रुक जाएगा तो हम बोल देंगे पॉज हो गया, और पॉज हो जाएगा तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे मेनोपॉज, ठीक है? मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक तरीके से पॉज हो जाना। ओके, तो ये एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसीजर नहीं हो सकता फीमेल्स में गैमीट फॉर्मेशन।
ऑन द कॉन्ट्ररी मेल के अंदर ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसीजर है। ओके, एक तो ये बात। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं मेल गैमीट्स की, मतलब कि स्पर्मेटोजोआ की, तो स्पर्मेटोजोआ मिलियंस बनते हैं। हर इजैक्यूलेट के अंदर मिलियंस स्पर्मेटोजोआ होते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हर बार एक सेकेंडरी oocyte बनता है, मतलब कि पर मंथ एक सेकेंडरी oocyte बनता है। लेकिन ओवरी कितनी होती है? 2। ठीक है, तो अगर मैंने कहा पर मंथ एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है, इसका मतलब कि हर महीने एक ही ओवरी जो है वो गैमीट प्रोडक्शन में या फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, और उसके अगले महीने ऑल्टरनेटिव ओवरी यही रोल प्ले करती है। इसका ये मतलब हो सकता है क्या कि क्योंकि 2 ओवरीज हैं और मान लीजिए कि 12 महीने हैं, तो हर ओवरी 6 oocyte के अप्रोक्सीमेटली बना सकती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर हम बोलेंगे गैमीट्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पर हमें बोलना है कि ओनली 1 सेकेंडरी oocyte इज प्रोड्यूस्ड इन 1 साइकिल। ठीक है, 1 सेकेंडरी oocyte इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक तो मेजर डिफरेंसेस जो हमने देखने थे वो बता दिए, और भी डिफरेंसेस आएंगे डेफिनेटली। एनसीईआरटी ने एक फोटोग्राफ दिया हुआ है इसका, वो डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ oogenesis के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो क्या मैं समझा रही हूँ यहाँ पर कि जब बोलते हैं कि एक चाइल्ड का बर्थ होने के पहले की स्टेज, तब उस पर्टिकुलर स्टेज में हम बोलेंगे बेबी मदर के वोम्ब में है, और वोम्ब में जब बेबी होता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कहते हैं फीटस। ठीक है, फीटल लाइफ बोल सकते हैं हम उस समय की जिंदगी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट समझना है कि जब भी बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तब जो स्पर्मेटोगोनिया शब्द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, ऐसे हम लोग oogonia वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिनको हम लोग गैमीट मदर सेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं गैमीट मदर सेल्स ऑफ सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं, और फीमेल गैमीट बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि oogonia सेल्स जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, याद करो, वैसे ही oogonia सेल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट इस प्रकार से कोई लाइनिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर कहाँ से आते होंगे ये? ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस oogonia सेल इन केस ऑफ फीमेल? अब हम समझते हैं कि जैसे ही एक फीमेल चाइल्ड है, ये मदर के वोम्ब में डिसीजन हो गया, इसका मतलब कि गोनाड्स ओवरी हैं, ये मालूम पड़ गया। ठीक है, क्या है? गोनाड्स ओवरी हैं, ये मालूम पड़ गया। वैसे ही एक अलग सा चेंज होगा, और वो ये चेंज होगा कि एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो को सपोर्ट करने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में से एक योक सैक नाम का स्ट्रक्चर जो रहता है, एक योक सैक नाम का स्ट्रक्चर जो रहता है, इस योक सैक स्ट्रक्चर से कुछ एक सेल्स उठ करके और पहुंच जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रिमिटिव गोनाड के पास में। ठीक है, तो एकदम अलग से कुछ इवेंट हमें समझ में आई है यहाँ पर कि oogonia सेल्स का ओरिजिन ओवरी नहीं है। इन द फैक्ट oogonia सेल्स योक सैक से पहुंचते हैं ओवरी के अंदर और वहां बस जाते हैं। ठीक है, और वहां रहना चालू कर देते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कब चालू कर देते हैं? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जिसको बहुत दिमाग खोल के सुनोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे बिल्कुल सुपरफिशियली अगर सुन रहे होगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो बहुत क्लियरली बोल रहे हो, दिमाग पूरे यहाँ लगाओ और समझने पे ध्यान दो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि oogonia सेल्स, ठीक है, आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम
योक सैक, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, oogonia cells are derived from yolk sac during embryonic life and they migrate to ovary, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें समझ हो गया कि जो ये oogonia सेल्स हैं ये ओवरी ने खुद ने नहीं बनाए हैं। इन फैक्ट oogonia सेल्स ब्लड सिस्टम के थ्रू ये योक सैक से आके और ओवरी में लाए हो गए, ठीक है, इतना समझ आया। अब ओवरी की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओवरी में हम देख सकते हैं देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स ओवर हियर, राइट। इन ब्लड वेसल्स से ये oogonia सेल्स आए हैं। बेसिकली द oogonia सेल्स केम फ्रॉम द ब्लड वेसल्स फ्रॉम योक सैक इनटू द ओवरी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, ठीक है। तो ये देखते हैं कि oogenesis is initiated during the embryonic stage only, है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशिएट हो गया था। when a couple of million gamete mother cells, कुछ 1 मिलियन गैमीट मदर सेल्स, मतलब कि oogonia, ठीक है, are formed within each fetal ovary is a wrong statement, ठीक है। तो आर फॉर्म्ड से यहाँ तक की बात जो है एनसीईआरटी की हमें नहीं कभी माननी चाहिए, पूरी गलत लाइन है ये। योक सैक डिराइव्ड सेल्स हैं जो कि दे केम टू लाई इन ओवरी, ऐसा लिखा होता तो ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें त्रुटि है, ये एक गलती है जिसको हमें सुधारना है, और हम अगर सुधार लेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा, क्योंकि ओवरी के अंदर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि उसके अंदर oogonia सेल्स बने। इनफैक्ट उसमें oogonia सेल्स बाहर से आके और रहने लग जाते हैं, हाँ वहां पर वो डिवाइड जरूर करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कुछ एक oogonia सेल्स वहां आए थे उन्होंने डिवाइड कर करके ओवरी के अंदर और oogonia सेल्स बना दिए। तो मैं गलत नहीं बोलूंगी स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, ये स्टेटमेंट तब सही होता जब पहले की स्टेप हमें मालूम होती कि ये आए कहां से है, योक सैक से। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। oogonia डिवाइड हो के ढेर सारे और oogonia बना लेंगे ओवरी के अंदर। बर्थ के पहले, बर्थ के बाद में कोई भी फर्दर oogonia नहीं बनता। अब आप समझ जाओ, अगर ओवरी से बन रहा होता तो बर्थ के बाद भी बन जाता ना। अगर ओवरी में ही बन रहा होता, ओवरी के ही सेल्स से बन रहा होता तो बर्थ के बाद में बन जाता, पहले बनने की क्या जरूरत आ रही थी, ठीक है। लेकिन पहले इसलिए बना क्योंकि योक सैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक ही सपोर्ट करेगा, फीटल लाइफ तक ही सपोर्ट करेगा, बर्थ के बाद वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो बेसिकली अटैच रहेगा ही नहीं किसी भी ह्यूमन की बॉडी से, ठीक है, क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, बाद में उसका कोई योगदान नहीं बैठता, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट समझ आ गया, हम आगे प्रोसीड ऑन करेंगे। अब तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ इन एनी फीमेल, ठीक है। सो दिस इज डन ऑन आवर पार्ट। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारे सामने आने वाला है। मैं क्या करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा एक चार्ट बना के देती हूँ पहले, और वो चार्ट समझ आने के बाद में फिर हम लोग ये थ्योरी रीड करेंगे तो शायद हमारे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं चार्ट जो बना रही हूँ, ये चार्ट बनने के बाद में आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट सो दैट इट विल बिकम समथिंग ईजियर फॉर यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करें, जहां पर मैं ओवरी की बाउंड्रीज बाद में बनाऊंगी, पहले मैं उसके अंदर सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, एक एक चीज को बहुत ध्यान समझना है, बहुत शांतिपूर्वक और पेशेंस के साथ में, क्योंकि मैं डायग्राम बना रही हूँ साथ में, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करें कि ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। येलो कलर इज द बेस्ट कलर फॉर विजुअलाइजेशन, इसलिए वो चूज कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं oogonia से, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि बहुत सारे oogonia सेल्स जो रहते हैं वो बन जाते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये जो oogonia सेल है ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। किस प्रकार का सेल है ये, डिप्लॉइड। ऐसे और भी ढेर सारे oogonia सेल्स प्रेजेंट होंगे हर ओवरी के अंदर, ठीक है। ओके,
कुछ ऐसा है ना। अब ये जो oogonia सेल्स होंगे ना, ये सिंपली ऐसे ही प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं, इनफैक्ट ये ओवरी के कुछ एक सेल्स से सराउंडेड होंगे, है ना। और जिन सेल्स से ये सराउंडेड होंगे उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिक्यूलर फ्लैट सेल्स। ठीक है, किस प्रकार के सेल्स रहेंगे सराउंडिंग सेल्स? इस प्रकार के ओवेरियन फॉलिक्यूलर फ्लैट सेल्स, या हम बोलेंगे फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स। इस प्रकार की कुछ एक सेल्स इस oogonia को सराउंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये हम एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही बात कर रहे हैं। अभी भी मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ से आगे नहीं बढ़ी हूं, मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या चल रहा है वही समझा रही हूं। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग ध्यान से कि ये अभी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही है और इनको हमने बोल दिया oogonia सेल्स। ठीक है, अब मैं तुमको एक पॉइंट समझा रही हूँ, वो ये है कि मुझे बताओ, अगर मैंने कह दिया oogonia ने थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गैदर किया और थोड़ा सा स्वॉलन हो गया, ठीक है, मतलब कि अब ये डिवीजन में एंटर करने वाला है। सेम वैसे ही जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गैदर करके और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया था, वैसे ही यहाँ पर ये oogonia जो है ये थोड़ा सा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके, थोड़ा न्यूट्रिएंट गैदर करके थोड़े से बड़े साइज के सेल्स हो जाएंगे और ये सेल्स जो हैं इनको हम लोग बोलना चालू कर देंगे प्राइमरी oocyte। तो oogonia सेल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte। ठीक है, आप कुछ एक पॉइंट समझो। पहला तो ये दिख रहा है हमें oogonia, ओके, oogonia। ठीक है, अब एक और दिखते हैं, ये क्या दिख रहा है हमें? दिस इज फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स, फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, ऐसा है। अब इन फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स से सराउंडेड oogonia को कंप्लीटली क्या बोल सकती हूं मैं? मतलब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल सकती हूँ? मैं इसको बोलूंगी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो कि एनसीईआरटी नहीं बताती, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं हम इसको जब ये फ्लैट सेल्स oogonia को सराउंड करके रखते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक ही का स्ट्रक्चर हम आगे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सारे नहीं ले रहे, ऐसे ढेर सारे oogonia क्योंकि प्रेजेंट होंगे, हम सिर्फ एक को इलैबोरेट कर रहे हैं। एक oogonia सेल ने ज्यादा न्यूट्रिएंट गैदर किया, ठीक है, और थोड़ा सा स्वॉलन हो गया। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ एक समझा रही हूँ ना, हम एक ही देख रहे हैं यहां से। ठीक है, और अब इसके आसपास के फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स जो थे उन्होंने भी अपना शेप चेंज कर दिया और वो फ्लैट की जगह पर वो कुछ इस प्रकार के क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? वो क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हो गए, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब मुझे बता दो कि इस स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा डिफरेंट देख पा रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला कि oogonia ने साइटोप्लाज्म अगर गैदर कर लिया है ना, तो इस oogonia को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे? हम इसी oogonia को अब बोलना चालू कर देंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस 1 में एंटर हो चुका है, इसीलिए साइटोप्लाज्म गैदर करने का ही मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये बन गया है प्राइमरी oocyte। ठीक है, और जो ये फ्लैट ग्रीन सेल्स थे इन्होंने अपना शेप चेंज कर दिया। अभी कैसे हो गए? ये हो गए हैं हमारे पास में क्यूब शेप के सेल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं। नाउ ऐसे ही ये मैंने एक oogonia बनाया, हर एक oogonia इसी प्रकार का शेप धारण कर लेगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला oogonia है ना वो भी ऐसा बन गया होगा, ये वाला oogonia है वो भी ऐसा बन गया होगा। इनफैक्ट ओवरी में जितने भी oogonia बन गए हैं फाइनली वो सारे के सारे ऐसे हो चुके होंगे। और अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, अंदर की तरफ जो दिख रहा है ये है हमारे पास में प्राइमरी oocyte, surrounded by the layer of cuboidal shaped cells called as granulosa cells. granulosa cells। और इसी स्ट्रक्चर को मैं साथ में मिला के जब बोलूंगी पूरे स्ट्रक्चर को, तब मैं बोल दूंगी इस पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट बोल रही हूं जिसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे थ्योरी पोर्शन में ये पॉइंट आएगा, मैं यहां लिखूंगी तो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, क्लियरली, तो इसको मैं सिर्फ बोल रही हूं, बिल्कुल ध्यान सुनो कान खोल के। इन ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक
ठीक है, जब बच्चे का बर्थ हुआ है, लड़की का बर्थ हुआ है, जिस भी बच्चे का बर्थ हुआ है, उसकी ओवरी में हमेशा ही एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर सम लैक्स ऑफ, कुछ लाख प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना, क्योंकि ये जो ओगोनिया थे सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल बन गए हैं, प्राइमरी ओसाइट बन गया है, क्योंकि मियोसिस 1 बिगिन हो गई थी जन्म के पहले ही, बर्थ के पहले ही, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूं प्राइमरी ओसाइट मियोसिस में एंटर तो हो गया, ठीक है, गेन साइटोप्लाज्म, और ये मियोसिस में एंटर हो गया, ठीक है, एंटर्स मियोसिस 1, पर ये प्राइमरी oocyte आगे के किसी भी स्टेप में अब अंडरगो नहीं करेगा, मतलब कि लॉक कर दिया गया, ठीक है, बोला कि अरे तुम तो पहले ही प्राइमरी oocyte बन गए, आगे नहीं बढ़ सकते अब, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी ना, तो हार्मोन्स क्या है, LH FSH, वो तो प्यूबर्टी के टाइम पे आएंगे, तो इसका आगे डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो प्राइमरी oocyte बन गया तो बैठे रहे बन के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte विल बिकम अरेस्टेड at प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, M1 लिख रही हूँ, ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्ट हो गया है। इतना आया समझ में। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इस लाइन को इतना लंबा बनाया मैंने, ये जितने भी इवेंट्स अभी हुए हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे इवेंट्स को अगर मैं इस कलर से लिख देती हूँ, ग्रीन से, तुम लोगों को समझ आ जाएगा, यहां से लिखे तो, और यहां तक के जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना अभी, ये सब कब हो रहे थे, बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, ठीक है। फिर हमने देखा एट बर्थ बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये बर्थ से लेकर के और प्यूबर्टी तक प्रेजेंट तो होंगे, पर डेफिनेटली इसमें से ढेर सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको मियोसिस 1 के आगे बढ़ने का इंतजार था, हार्मोन्स के आने का इंतजार था, पर इतने समय में उनका साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा खत्म हो गया, और इसीलिए इतने सारे लाखों फॉलिकल में से इतने सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे कि कुछ 1000 फॉलिकल ही बचेंगे, हम जब प्यूबर्टी स्टेज की बात करेंगे तब तक आते आते, ठीक है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग इसको, ठीक है। और ये पॉइंट है कि फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी many follicles degenerate, ठीक है, ढेर सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, डीजनरेशन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीशिया, ठीक है। एंड कितने फॉलिकल्स बाकी रहेंगे, 1000, कुछ 1000 मैंने कहा जैसे कि, तो एट प्यूबर्टी, कब, प्यूबर्टी के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में ही फॉलिकल्स बाकी रहेंगे, 60 to 80,000 फॉलिकल्स, 60 to 80,000 फॉलिकल्स remains in each ovary, ठीक है, in each ovary, मतलब कि जब बच्चे का बर्थ हुआ है तब कुछ 1,00,000 फॉलिकल थे, लेकिन ये 14 साल 13 साल रीच करते करते उम्र में, मतलब कि 1 से लेके और 13 की एज में बहुत सारे डिग्रेड हो गए, और फॉलिकुलर एट्रीशिया बोलेंगे डिग्रेडेशन को, और जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं वो कुछ 60 से 80,000 फॉलिकल एक ओवरी में बचे, मतलब कि एक में 60-80 है, दूसरे में 60-80 है, मतलब कि कम से कम मान लो 1,20,000 से 1,60,000 टोटल फॉलिकल्स बाकी रहे प्यूबर्टी आते समय, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर से मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी वो एरो बना रखा है मैंने, पर ये एरो इधर आ रहा है, ठीक है ना, ओके। चलो अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद में। अब बर्थ हो गया है, प्यूबर्टी रीच हो गई है, ठीक है, तो प्यूबर्टी रीच होने पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, कारण उसका ये, क्योंकि हार्मोनल लेवल बढ़ेगा, ठीक है,
कौन सा हार्मोनल लेवल बढ़ेगा? तो हम बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा प्यूबर्टी आने के कारण। प्यूबर्टी आएगी ही इस कारण से क्योंकि गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और उन हार्मोन्स का नाम होता है LH एंड FSH। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूं एट प्यूबर्टी, ठीक है, the gonadotropin hormone levels increases, the gonadotropin that is LH and FSH level increases, ठीक है, which causes the release of arrested primary oocytes। समझ गए? causes the release of arrested primary oocytes। मतलब कि अभी तक हमारे प्राइमरी oocytes प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्ट होके बैठे थे। अब क्योंकि LH और FSH हार्मोन्स आ चुके हैं, ये इस अरेस्टेड स्टेट से रिलीज हो जाएंगे और मियोसिस 1 को आगे की तरफ प्रोसीड होने का मौका मिलेगा। पर फिर से एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि क्या सारे ही फॉलिकल एक ही बार में आगे बढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओवरी के बाकी सारे फॉलिकल्स जो है मिलके एक तरीके से मान लो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें से एक कैंडिडेट को वो लोग ऊपर उठा रहे हैं हर बार। ठीक है, बाकी सारे सैक्रिफाइस दे रहे हैं उस कैंडिडेट को ऊपर उठाने के लिए, है ना। ऐसे ही हर बार एक एक सेकेंडरी oocyte का चुनाव, एक एक प्राइमरी oocyte का चुनाव होगा आगे की प्रोसेस को अंडरगो करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो चलो इतनी बात समझ में आई। एट प्यूबर्टी द gonadotropin that is LH FSH level increases which causes the release of arrested primary oocyte that is meiosis 1 now continues। ठीक है, अब कंटिन्यू हो पा रही है। इतना आया समझ में? अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रही हूँ। ठीक है, इतने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना सभी को? तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, चलो ऐसा है कि अब नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं हम लोग एक और, वो ये है। हाँ, अब क्या होगा? अब हमने देख लिया ऑलरेडी कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया था। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल दोबारा बना रहे थे तुम्हारे सामने, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। प्राइमरी फॉलिकल जो कि अरेस्टेड था एक स्टेज में, याद करो। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये अरेस्टेड था मियोसिस 1 में। हार्मोन लेवल LH और FSH के बढ़ने के कारण से अब ये आगे की तरफ प्रोसीड ऑन होगा। ठीक है, एक मिनट, चलो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बना रही हूँ मैं ब्लू वाले। चाहो तो साथ साथ में आप लोग भी एक नोट बना सकते हो इसका एक कॉपी के अंदर। ठीक है, ओके। चॉक बोर्ड की कमी है, परंतु ये मोड ऑफ विजुअलाइजेशन से बेहतर कोई मोड ऑफ विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होता है कि कमी तो हमें हर चीज़ में लगती है दुनिया में, है ना, लेकिन हमें अगर सीखना है तो किसी भी चीज़ में कमी नहीं लगेगी। ओके, चलो तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्योंकि LH का लेवल बड़ा है, क्योंकि FSH का लेवल बड़ा है, ये दोनों के हार्मोन के लेवल पहली बार को बढ़े हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार को होएगी किसी फीमेल के अंदर और इस पर्टिकुलर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम होता है, उसको बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेनार्क। चलो प्राइमरी फॉलिकल का क्या होगा अब देखते हैं आगे। तो प्राइमरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इसका लेवल जब बढ़ेगा ना तो फॉलिकल का साइज ग्रो होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी oocyte। किसमें? सेकेंडरी oocyte, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, तो यहां देखते हैं 2n कर रही हूं मैं फिर से। ओके, तो यहाँ देखना क्या डिफरेंस आया तुम्हारे सामने। ठीक है, तुम्हें क्लियर खुद ही हो जाएगा कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। देखो मैंने प्राइमरी फॉलिकल से बना दिया सेकेंडरी फॉलिकल। ओके,
प्लीज़ ये मत बोलना कि सेल का डिज़ाइन चेंज हो गया। ठीक है, वही सेल्स हैं क्यूबॉइडल। ठीक है, पर मैंने इस बार उनको ऐसे करके बना दिया है। ओके, चलो इतना समझ आया सबको। तो सेल्स वही हैं, क्यूबॉइडल ही हैं। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं। ओह, मैंने एक से ज़्यादा लेयर बना दी है। क्या यही डिफरेंस है? क्या यही मेजर डिफरेंस है? ठीक है, यस, यही मेजर डिफरेंस है कि प्राइमरी फॉलिकल विल सून ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी फॉलिकल. What will be done? What will the change? That instead of one layer of the cuboidal granulosa cells, there will be more than one layer of the cuboidal granulosa cells, and the follicle will appear little bit large in size when compared to the earlier follicle. ठीक है, बड़ा लगेगा ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल जो रहता है ना, इस पूरे फॉलिकल के आसपास में ओवरी के कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर आके जमा होने चालू हो जाती है, और उस कनेक्टिव टिश्यू की हम लेयर को बोलते हैं थीका लेयर. क्या बोलते हैं? थीका लेयर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ दैट द सेकेंडरी फॉलिकल विल नाउ बी सराउंडेड बाय वन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज अ थीका लेयर. ठीक है, इस प्रकार से एक थीका लेयर इसके आसपास में बनना चालू हो जाती है, और ये है सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है, तो हमें क्या समझ आया? प्राइमरी फॉलिकल में एक ही लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही थी. सेकेंडरी फॉलिकल में एक से ज्यादा लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही हैं. ये है हमारा प्राइमरी oocyte, है ना, और ये है आपका नीला वाला ग्रैन्युलोसा लेयर, ग्रैन्युलोसा लेयर. और इधर भी आ जाएंगी हमारे पास में, ऐसे कर रही हूँ मैं, मल्टीपल ग्रैन्युलोसा लेयर्स. ठीक है, ओके, चलो और क्या दिखा हमें? ये दिख तो अंदर फिर भी अभी वही रहा है, प्राइमरी फॉलिकल. मैं कैसे लिखूँ? प्राइमरी oocyte कैसे लिखूँ? इधर लिख दूँ प्राइमरी oocyte. ठीक है, मैं तुमको पूरा लास्ट में थ्योरी पढ़ाऊंगी ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला. ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? एक थीका लेयर. अच्छा, अब क्या होता है? ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेज जो है वो देखते हैं हम लोग. यहाँ पर ये वाला था सेकेंड स्टेज. ठीक है, यहाँ से ऐसे ले रही हूँ मैं, ये मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 2 3 ताकि क्लियर हो जाए. देखो ये है 1, है ना, ये है 2. ठीक है, ओके, अब यहाँ आते हैं हम लोग 3 पे. फिर क्या हुआ होगा? ठीक है, तो फिर ये हुआ कि जो हमारे पास ये दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, या ऐसे करो 3 इधर ही लो, जगह है ना साइड में बहुत सारी. ओके, इधर ही लेते हैं 3 को. अब क्या होता है देखो कि जो हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है ना, ये फर्दर और ट्रांसफॉर्म होगा. कैसे ट्रांसफॉर्म होता है देखना. तो ये जो 2n है ये रहता है. ठीक है, प्राइमरी oocyte अभी भी है ना, ऐसे रहता है, और इसके आसपास के जो सेल्स रहते हैं ना, उनके अंदर ये डिफरेंस आता है कि सेल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कैविटी को राइज दे देते हैं बीच में. मतलब कि एक प्रकार से तुम मानो इस टाइप की एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इस पर्टिकुलर प्राइमरी oocyte को सराउंड करने लगती है, और सेल्स भी ऑर्गेनाइज रहते हैं, लेकिन एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट हो जाती है. ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स के के स्पेसेस बना बना के एक कैविटी अपीयर करने लगती है, और इस कैविटी को हम लोग बोल देते हैं, इस कैविटी को हम लोग बोल देते हैं क्रिसेंट शेप एंट्रम. ठीक है, पहले तो छोटे छोटे से कैविटी बनती है, पर कैविटी मर्ज हो जाती है. ऐसे मानो कि एक पानी की बूंद इधर पड़ी है, एक पानी की बूंद इधर पड़ी है, और तुमने बीच में एक बड़ी पानी की बूंद डाल दी, तो क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएंगे ना, तीनों एक ही बड़ी बूंद बन जाएंगी. वैसे ही छोटे छोटे से कैविटी बन के और फिर मर्ज होकर ये एकदम बड़ी कैविटी लगने लगती है, और इस बड़ी कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट शेप कैविटी. और इस क्रिसेंट शेप कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोल देते हैं एंट्रल फ्लूइड, और कैविटी को हम बोल देते हैं एंट्रम. ठीक है, चलो ओके. मैं क्योंकि यहाँ पर और लेयर्स बनाना चाह रही हूँ, मैं ये मल्टीपल ग्रैनुलोसा सेल्स की लिखी हुई लाइन को हटा के इधर कर देती हूँ. ठीक है, चलो अभी देखो, और थीका लेयर को भी, है ना, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह मिल पाए समझाने की कि मैं क्या लिख रही हूँ. ग्रैनुलोसा
लेयर थी ये, मोर देन वन, ठीक है, और ये थी हमारी थीका लेयर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि ये जो कैविटी वगैरह बन गई और जो सेल्स वगैरह बन गए ना, इसमें एक और चीज़ आ रही है कि जो बाहर की एक लेयर दिख रही थी हम लोगों को थीका लेयर, ये थीका लेयर भी और डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो थीका लेयर भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और थीका लेयर बना देगी, थीका बाहर की अलग लेयर हो जाएगी और थीका अंदर की एक अलग लेयर हो जाएगी। तो हम लोग बोल देंगे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, जैसी दो लेयर्स में ये चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये फॉलिकल का साइज बढ़ रहा है ना, समझ लो, कैविटी भी अराइज हो गई है, सेल्स भी हैं नंबर में ज़्यादा, ठीक है, और लेयर भी डिफ्रेंशिएट हो गई है। थीका जो अंदर की लेयर बनेगी ना, वो थोड़ी ब्लड वेसल सप्लाई रिच होगी, तो इसलिए मैं ऐसे रेड बना रही हूँ, ये अंदर की थीका लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई ढेर सारा आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई के थ्रू ही तो हॉर्मोन्स आ रहे होंगे, ठीक है। वही हॉर्मोन्स कौन कौन से? LH और FSH, ठीक है। और एक चीज़ कि LH FSH तो आ रहे होंगे, लेकिन ये फॉलिकल सेल्स खुद भी हार्मोन बना रहे हैं और उन हार्मोन्स का नाम होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इसीलिए वो हार्मोन बना बना के एस्ट्रोजन को इस ब्लड सप्लाई के अंदर भेजेंगे, तो थीका इंटरना एक हाईली ब्लड वेसल रिच लेयर बन जाती है और थीका एक्सटर्ना अभी भी फाइब्रस लेयर ही रहती है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि ये फॉलिकल सेकेंडरी की जगह अब क्या हो गया, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टर्शरी फॉलिकल, इसी फॉलिकल को हम लोग बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। क्या क्या है इसमें मार्किंग बता दो फटाफट से। ये हमारे पास में है प्राइमरी oocyte, ठीक है, ओके। और क्या है, ये हमारे पास में है एंट्रम, ये कैविटी जो दिख रही है ये क्या हो गया, एंट्रम, ठीक है, ANTRUM, एंट्रम, ठीक है। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पर ग्रैन्युलोसा लेयर, ये तो हमें मालूम ही है, ग्रैन्युलोसा, ठीक है, लेयर्स। और यहाँ पर हमें दिख रही हैं दो थीका लेयर, एक है थीका इंटरना, मैं लिख देती हूँ थीका इंटरना, और ये होती है हाईली ब्लड वॉस्कुलर, और बाहर वाली जो लेयर हो जाती है ये हो जाती है थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्यूमुलेटिवली साथ में लाके क्या बोल दोगे, हम बोल देंगे इसको टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब क्या मेजर डिफरेंस आएगा, अब हम बोलेंगे एट दिस स्टेज, टर्शरी फॉलिकल जब बन जाता है तब, उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा। क्या कर लेगा? प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा और बन जाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। एट दिस स्टेज, ठीक है, मतलब कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना। टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही आया था, लेकिन टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा और बन जाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस 1, ठीक है, टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte and first polar body, ठीक है। एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte completes meiosis 1 to form secondary oocyte and first polar body, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब समझ लो, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा बाहर का, लेकिन अंदर का डिफरेंस हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास में N, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte, और एक हो जाएगा हमारे पास में छोटू सा सेल जिसको बोलते हैं पोलर बॉडी। मतलब कि प्राइमरी oocyte के सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होने का टाइम आ जाता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, इतना आ गया सबको। इसके बाद के मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। मैच्योर टर्शरी फॉलिकल मतलब कि 3 डिग्री मैच्योर है, लेकिन टर्शरी फॉलिकल
is called as ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इतना आया समझ में। प्राइमरी फॉलिकल कब बोल रहे थे? जब प्राइमरी oocyte सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से सराउंडेड है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेनार्क के समय LH और FSH के लेवल बढ़ने के कारण से ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अरेस्टेड मियोसिस 1 के अंदर अरेस्टेड प्राइमरी oocyte जो था वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, मतलब प्रोफेज के बाद उसकी मेटाफेज चालू हो जाएगी, फिर एनाफेज चालू होगी, फिर टीलोफेज होगी, और टीलोफेज होने के बाद में वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। ये टीलोफेज कंप्लीशन कहाँ होगा? ये होगा टर्शरी फॉलिकल में आके। ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल में आके ये प्राइमरी oocyte जो कि एक डिप्लॉइड सेल था, अब वो 2 हैप्लॉइड सेल्स को राइज दे देगा। एक है सेकेंडरी oocyte और एक है फर्स्ट पोलर बॉडी, जिन दोनों रिजल्टेंट सेल्स के साइज डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन रहा है वो बड़ा बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका फर्दर आगे कोई योगदान नहीं होता, वो एक सैक्रिफाइस्ड सेल है। ठीक है, वो खत्म सेल है एक तरीके से। तो इतना सबको क्लियर हुआ है क्या? हाँ, अच्छे से। चलो तो आगे प्रोसीड करूँ फिर, तो हम इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मैच्योर टर्शरी फॉलिकल के बाद अब क्या होगा देखना है ना। ओके यार, एक सेकेंड रुको। अब आते हैं हम लोग कि फिर फाइनली क्या हुआ। फिर होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल बना था ना, मैं अब डायरेक्टली लिखूंगी यहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल जो बना था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का हो जाएगा रप्चर। ठीक है, इट विल रप्चर। क्यों? क्योंकि रेज्ड हार्मोनल लेवल में LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों के रेज्ड लेवल, उसमें से भी स्पेसिफिकली LH का पीक अटेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके कारण से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये रिलीज होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte रिलीज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि क्या सेकेंडरी oocyte जैसा हमने यहाँ पर बनाया था गोला गोला सा स्ट्रक्चर सिंपल सा वैसा होता है? ऐसा नहीं है। ठीक है यार, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि स्लाइड हटाओ वैसे ही हट ही जाता है पूरा लिखा हुआ, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। देखो, तो ग्राफियन फॉलिकल सिंपली लिख रही हूँ मैं, इससे बन जाएगा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, मतलब कि ठीक है रप्चर होके, है ना, टू रिलीज सेकेंडरी oocyte एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन, है ना। अब देखो, जब ग्राफियन फॉलिकल स्टेज है ना, इस समय ही सेकेंडरी oocyte में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉइड सेल है, बराबर, ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, इस हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस सेल का ऐसे ही रिलीज नहीं होता, इनफैक्ट इस सेल के आसपास में कुछ एक मेम्ब्रेन्स फॉर्म होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स के नाम क्या क्या है वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो इसके आसपास फॉर्म होगी उसमें से एक जो लेयर बन रही है वो बनेगी नॉन सेल्यूलर लेयर, सेल की बनी हुई नहीं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई इंस्टेड, और उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलेंगे इस लेयर को? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा लेयर। जोना पेल्यूसिडा लेयर को सराउंड करते हुए कुछ एक लार्जर सेल्स भी होते हैं और उन सेल्स को हम लोग बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, इस तरीके से देयर विल बी लार्जर सेल्स सराउंडिंग दिस जोना पेल्यूसिडा लेयर विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, इस प्रकार के सेल्स बन जाते हैं। ये कहाँ से आए होंगे बाय द वे? ये वही ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जो कि बड़े बड़े हो गए और उन्होंने ज़्यादा साइटोप्लाज्म गैदर कर लिया। ठीक है, खूब खाना खा के बैठे हैं तो ये बड़े हो गए, इनको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। और ऐसे एक नहीं, इनफैक्ट मल्टीपल 2-3 लेयर्स कोरोना रेडिएटा सेल्स की इसके आसपास में प्रेजेंट होंगी, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अच्छा अब मैंने तो तुमको बताया था कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर सराउंडेड है, पूरा स्ट्रक्चर याद करो। ठीक है, और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर ही ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट होता होगा, तो हम बोलेंगे, मान लो तुम कि अगर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट इफ दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जस्ट इमेजिन, ओके, समवट लाइक दिस, पूरी फ्लूइड फिल्ड है, हालांकि इतनी,
मैं इसको यहाँ तक ले जाती हूँ, ठीक है, ओके, और मैं कुछ इसको यहाँ तक ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कि ये पूरी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एक, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ये पूरी फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, 3 नहीं है, मैंने 3 पार्ट में बनाया सिर्फ ऐसे ही, ड्रॉ करते समय हो गया ऐसा, लेकिन ये पूरी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम, है ना। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता होगा, ये प्रेजेंट होता है एक स्टॉक लाइक सेल्स के द्वारा अटैच्ड, और उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्यूम्यूलस oophorus, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट होता है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो पोलर बॉडी की तरह तो दिखे नहीं रही, वो बहुत छोटू सी है, ठीक है, उसका मतलब अस्तित्व नील के बराबर है, उसको मैं यहाँ कहीं बना रही हूँ, समझ लेना कि ये जो नीला है ना, ये पोलर बॉडी है। आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। और जब ये पानी का प्रेशर, दबाव जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर, कि अब ये बर्स्ट हो जाती है, कौन, ओवरी की वॉल रप्चर हो जाती है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को रिलीज कर देती है। अब मैं तुमको मार्कर से बता रही हूँ कि कितने स्ट्रक्चर को रिलीज कर देती है, ये पूरा बाहर चले जाता है इतनी सारी लेयर के साथ में। सिर्फ सेकेंडरी oocyte अकेला बाहर नहीं जाता है, सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती हुई जोना पेल्यूसिडा, उसके आसपास सराउंड करती हुई कोरोना रेडिएटा, ये सारी की सारी बाहर जाती हैं जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इनकी लेबलिंग को मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि हमारा कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, कुछ कलर क्या ले यार, सारी तो यूज कर लिया आपने, देखो इधर, ये हो जाएगी जो लेयर है ना, इसको बोल रहा हूँ मैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये जो दिख रही है इनको हम बोल देंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये कौन है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी oocyte। और फर्स्ट पोलर बॉडी किधर, ये रही छोटू सी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब ये सब टूट के पूरा रिलीज हो जाएगा तो इसके पहले वाला जो हमने इतना बड़ा बड़ा गोल स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें से तो रप्चर होके बाहर जाएगा, ये वो बचा कुचा तो बाकी रह जाएगा ना, और वो जो बचा कुचा बाकी रह जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यहां मैं लिख रही हूँ, पॉइंट देखना, द स्ट्रक्चर विच remains after the release of secondary oocyte is now called as corpus luteum। लुट गए, ठीक है, ये लुट चुके हैं पूरी तरीके से, इनका सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया है रप्चर करके, ठीक है। तो ये हो गई कॉर्पस लुटेरे, सॉरी लुट चुके, ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। ल्यूटियम शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई येलो पिगमेंट होता है, तो ठीक है, यहाँ पर ये ल्यूटियम का मतलब है येलो अपीयरेंस होता है इसका, इसीलिए इसको बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। डन, दिस मच वाज द oogenesis स्टेप्स। अब मैं तुमको थ्योरी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब चुपचाप से पढ़ो, मैं 1 मिनट में पानी पी रही हूँ, तब तक यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। आ गया इतना समझ में सभी को, पक्का, ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, ठीक है। इसलिए oogenesis स्टेप जो है उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। बीच में आधे जो बच्चे आके और सिर्फ क्लास का दर्शन करके भाग गए होंगे, उनके दिमाग में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं जा रही होगी, ठीक है। देखो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं शुरू से, अब है ना, हमने जो oocyte के बारे में फॉर्मेशन वगैरह देख लिया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। दीज सेल्स कौन सी, oogonia, ठीक है, ये NCERT की भाषा है बच्चा, मैंने नहीं लिखी, ठीक है। oogonia सेल स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, है ना, ऑफ द मियोटिक डिविजन एंड गेट अरेस्टेड एट दैट स्टेज, जिसको हमने प्राइमरी oocyte बोला था, याद है। oogonia सारे के सारे प्राइमरी oocyte में तब्दील हो गए, ठीक है। हर प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, सिंगल लेयर, कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल, इतना भी याद है, ठीक है। बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे जब तक बर्थ से प्यूबर्टी आती है तब तक, और कुछ 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में बाकी रहेंगे, ये बताया, ठीक है। फिर आता है द प्राइमरी फॉलिकल्स नाउ गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, जैसे कि हमने देखी, एंड अ न्यू थीका, एक और लेयर बनती है उनके बाहर, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट,
The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called as antrum. ठीक है, ये वाला fluid-filled cavity antrum की presence show करता है. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa in case of a tertiary follicle. ठीक है, थीका इंटरना जहां पर ब्लड वेसल रिच होती है और एक्सटर्ना हमने देखी एक फाइब्रस लेयर होती है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in the size and completes its meiotic division number 1, resulting into 2 unequal cells. ठीक है, one is a large haploid secondary oocyte and one is a छोटू सा tiny first polar body. Both are the haploid cells. ठीक है, the secondary oocyte retains bulk. ज्यादा न्यूट्रिशन किसको मिल गया? सेकेंडरी oocyte को. और छोटू कौन रह गया? फर्स्ट पोलर बॉडी. इसका क्या कारण है? इसका ये रीजन है कि एक सेल ने दूसरे सेल को साइटोप्लाज्म देने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि जाइगोट इनिशियली कुछ डिविजन्स के अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जाइगोट जो बनेगा उसको कुछ इनिशियल डेज में जो है न्यूट्रिएंट कहीं से भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उसको वो जो स्टोरेज हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट है उसके पास में बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, उससे ही काम चलाना पड़ेगा. इसीलिए एक सेल ने अपना साइटोप्लाज्म दूसरे सेल को दे दिया कि अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये साइटोप्लाज्म भी यूज कर लेना. ठीक है, तो बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म डोनेट कर दिया गया. इसका एडवांटेज मैंने आप लोगों को अभी बताया. ठीक है, और जो पोलर बॉडी बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, उसका फर्दर डिवीजन नहीं होता है ह्यूमन के केस में, तो ये डीजनरेट हो जाएगी. एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है कि डिवाइड करेगी कि डीजनरेट होगी, तो हमें बोलना है डीजनरेट होगी. ठीक है, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, जैसे मैंने बताया. ठीक है, और फिर इस प्रकार से the secondary oocyte forms a new membrane around it called as zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called as ovulation. आया समझ में सभी को? अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर रिलीज होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, देखो दिख रहा है सबको? ये है मैच्योर oocyte और ये ओवरी की वॉल से रप्चर करके और बाहर आ जाता है इस तरीके से. इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन. आ गया सबको समझ में? तो जो मैं तुम लोग को प्रोसीजर्स बताए ना, उसके थोड़े बहुत डायग्राम्स कुछ इस प्रकार का मैंने लिया हुआ है, लेकिन जो मैं तुमको बना के बताया था ना, उसका प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखें. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैंने बनाया है. अलग से एक भी चीज़ मन से नहीं जोड़ी, ना ही किसी और किताब के ऑथर के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ डन, दिस इज़ कंप्लीट. तो हमें अब डिफरेंसेस देखना है कि स्पर्मैटोजेनेसिस और oogenesis में मेजर डिफरेंसेस कहाँ आते हैं. ठीक है, देखो डिफरेंसेस ये आते हैं कि स्पर्मैटोजेनेसिस में स्पर्मैटोगोनिया प्यूबर्टी के समय बनते हैं, डिवाइड करके और स्पर्मैटोगोनिया बनते हैं. फर्स्ट मियोसिस से बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट पहले बन जाते हैं साइटोप्लाज्म गैदर करके. ठीक है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये बन जाते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये बन जाते हैं स्पर्मैटिड्स, और फिर डिफ्रेंशिएट होके ये बन जाते हैं स्पर्मैटोजोआ. जहां पर हमें ये समझ आया कि एक प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट से, ठीक है, 4 स्पर्मैटोजोआ बनते हैं. एक प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट से, जो कि ये है, 4 स्पर्मैटोजोआ बनते हैं, 4 स्पर्म. ये केस फीमेल्स में नहीं है. फीमेल में हमने क्या देखा? ओगोनिया डिवाइड करके और ओगोनिया बनाते हैं फीटल लाइफ में. सारे के सारे ओगोनिया प्राइमरी oocyte बन के बैठ जाते हैं फीटल लाइफ में ही, और अरेस्टेड हो जाते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं. ये बर्थ होती है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरेस्टेड ही रहता है. चाइल्डहुड में भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यूबर्टी जैसे आती है ना, वैसे ये फर्क पड़ता है, क्योंकि हार्मोन लेवल बढ़ जाता है. तब प्यूबर्टी आने के कारण से ये प्राइमरी oocyte जो है ये डिवाइड करके बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, जो कि हमने अभी देखा. और ये सेकेंडरी oocyte के रिलीज को हम लोग बोल देते हैं ओव्यूलेशन. ठीक है, अब क्या? अभी तक हमने क्या मियोसिस 2 के कंप्लीशन के बारे में कुछ भी बोला नहीं. हमने सिर्फ बात करी कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ना, उसको फिम्ब्रे कैच करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं.
अब अगर वहाँ पर साइमल्टेनियसली स्पर्मेटोजोआ नहीं आया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी उस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसीलिए अगर स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस नहीं है तो ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट किए बिना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्मेटोजोआ की एंट्री होती है तो हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर पाता है और बनता है एक फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। इसका साफ मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना चाहिए दैट सेकेंडरी oocyte will be able to complete the meiosis 2 only after entry of sperm in it, otherwise वो ऐसे ही lost हो जाएगा। This is the oogenesis cycle which we have done right now. Okay, this is the NCERT's diagram for the same. देख लो एक बार ध्यान से। ये है प्राइमरी फॉलिकल दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम दिखाया, ग्राफियन फॉलिकल दिखाया, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ, ओवम जाते हुए दिखाया, बचा हुआ स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम बोला। इसका आगे क्या योगदान है वो हम सब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, ठीक है। सो दिस इज ऑल डन अबाउट दी वी कैन से oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हाउ मेनी gametes will be formed from, ठीक है। पहला पॉइंट दे दिया मैंने 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो तुम्हें क्या आंसर देना है, 200 into 4 लगाना है इमीडिएटली। तो हम क्या बोल देंगे, 200 into 4 is 800 स्पर्म्स, ठीक है। और अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता 100 प्राइमरी oocyte, तो अपन क्या आंसर लगाते, 100 ओवम। कोई अंतर नहीं आया, 1 से 1 बना, इधर 1 से 4 बने, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis. नाउ द नेक्स्ट रिमेनिंग थिंग वी विल कवर इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मीनवाइल आई जस्ट वांट एवरीवन ओवर हियर टू जस्ट रिवाइज द टॉपिक एंड कम, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक द क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी पुट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन, एंड आई वांट एवरीवन टू डू दिस टॉपिक पर्टिकुलरली परफेक्टली, दैट हमें पूरा आता है, ठीक है। सो बाय एवरीवन, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। नाउ वी विल स्टडी द आफ्टर oogenesis विल स्टडी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे के जितने भी इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।